Sorry, always I say good morning, good afternoon, शुभ मध्याह्न। आज हम लोग स्कूल में हैं और स्कूल से क्लास ले रहे हैं और उम्मीद है कि तुम लोग सभी अधिक से अधिक बच्चे संस्कृत कक्षा में शामिल होगे, जुड़ोगे और अपने पाठ्यक्रम को जारी रखोगे पढ़ाई करके, उसे बीच में नहीं छोड़ोगे। पढ़ाया जाता है पाठ, उसके साथ साथ सारे कार्य करोगे। ठीक है, सब बच्चे समझ रहे हैं बात को। तो पहला श्लोक है, पाठ 5 का पहला श्लोक था, विद्या ददाति विनयम विनयात्याति पात्रताम। नहीं, क्या श्लोक था? विद्या विवादाय जन्म मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय ध्यानाय च रक्षणाय। तो विद्या दुर्जनों की विद्या विवाद के लिए होती है, धन अहंकार के लिए होता है और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। तो दुर्जनों की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए तथा शक्ति दूसरों की को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। ठीक इसके विपरीत साधुओं की विद्या किस लिए होती है? साधुओं की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए तथा शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। ठीक है, उसके बाद है, अयम निज परुवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह दूसरे का है, ऐसी सोच छोटी बुद्धि वालों की होती है। उदार हृदय वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान है। ठीक है, तीसरा श्लोक है, महाजनस्य संसर्ग कस्य न उन्नति कारक पद्मपत्र स्थितम वारी दत्ते मुक्ता फल श्रियम। तो उत्तम जनों की संगति किसके लिए उन्नति कारक नहीं होती, अर्थात सबके लिए उन्नति कारक होती है। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर स्थित जल की बूंद मोती के समान प्रतीत होता है। तो उत्तम जनों की संगति सदैव उन्नति कारक होती है। जिस प्रकार से जल का एक साधारण बूंद कमल के सुंदर पत्ते पर जाकर के मोती के समान चमकता है। तो यहाँ पर तुलना की गई है जल की बूंद को और व्यक्ति को। तो व्यक्ति जब उत्तम संगति में होता है तो उत्तम बन जाता है। उसी प्रकार से जल जब कमल के सुंदर पत्ती पर होती है तो मोती के समान चमकती है। उसके बाद चौथा श्लोक क्या है, कुभार समर्था नाम किम दूरम व्यवसायी नाम को विदेश सविद्या नाम का पर प्रियवादिना। तो समर्थों के लिए क्या भारी, व्यवसायियों के लिए क्या दूरी, विद्वानों के लिए क्या विदेश और प्रिय बोलने वालों के लिए कौन पराया। इसका अर्थ यह है कि जो समर्थ हैं, शक्तिशाली है, उनके लिए कोई भी कुछ भी भारी नहीं है, और जो व्यवसायी है, जो व्यापार करते हैं, उनके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं है। जो विद्वान है वे कभी भी, उनके लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं होता है, क्योंकि वो विद्वता के आधार पर जीविका पा लेते हैं और अपने जीवन पालन कर लेते हैं। उसके बाद है, चौथा है, जो प्रिय बोलते हैं, जो मधुर बोलते हैं, उनके लिए कोई भी पराया नहीं है। हाँ बोलिए। क्वेश्चन आंसर इसका हो गया था। अब हम इसका अभ्यास देखेंगे। इसमें कारक है, कर्ता कारक। हाँ, व्याकरण हम लोग देखते हैं। व्याकरण, कर्ता कारक, कर्ता का क्या चिन्ह है? कर्ता का क्या चिन्ह है? कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य को संपादित करता है उसे कर्ता कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। उसके बाद कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है। कर्म में क्या लगता है? द्वितीया विभक्ति।
कर्म में द्वितीया विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है। कर्म किसे कहते हैं? कर्ता की क्रिया का कौन करे उसे कर्म कहते हैं। जैसे राम कलम खादती, इसमें कर्म कौन है बताओ? इसमें कलम कर्म है। अब हम करण, करण में कौन सी विभक्ति होती है? नहीं, करण क्रिया, क्रिया। करण किसे कहते हैं? करण किसे कहते हैं? करण जो कार्य में सहायक हो उसे करण कहते हैं। जो कार्य में सहायक हो उसे करण कहते हैं। जो करण कार्य में सहायक हो उसे करण कहते हैं। जैसे बताओ, बताओ। अहम कर्मे लिखामि, कर्मे इसमें क्रिया लगी, करण कारक, संप्रदान कारक, शॉर्ट में संप्रदान कारक है। जिसे दिया जाए या किसी के वास्ते कुछ किया जाए, चतुर्थी विभक्ति लगती है। चतुर्थी संप्रदान के साथ चतुर्थी। राम मृत्राय, राम मृत्राय, पुस्तकम यच्छति, राम पुस्तक दे रहा है किसको? मित्र को। राम पुस्तक दे रहा है मित्र को, तो मित्र में चतुर्थी विभक्ति। अब है अपादान, अपादान पंचमी विभक्ति। अपादान पंचमी, जैसे दो वस्तु जब अलग होते हैं जो स्थिर रहता है वो अपादान होता है और उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्षात् पत्रम पतति। अब है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी संबंध, षष्ठी संबंध बताओ, एक उदाहरण बताओ। षष्ठी संबंध दिखाई दे रहा है? ओके, षष्ठी संबंध, संबंध में षष्ठी विभक्ति, संबंध में षष्ठी विभक्ति। एक उदाहरण बताओ। रामस्य गृहम, रामस्य गृहम, ठीक है। रामस्य गृहम, यहाँ पे राम, रामस्य में षष्ठी। उसके बाद है सप्तमी, जहां पर क्रिया संबंध हो उसे आधार करते हैं और अधिकरण, वह अधिकरण होता है। क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। क्रिया के जहां क्रिया होती है वो अधिकरण हो गया। क्रिया के आधार को, क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। जैसे क्रिया के आधार को अधिकरण करते हैं। जैसे राम गृहेषु, राम गृहेषु, राम गृहे वसति, राम गृहे रहने की क्रिया हो रही है और कहाँ हो रही है? घर में। तो ये अधिकरण हो गया और इसमें सप्तमी विभक्ति लगी। रहने की क्रिया हो रही है, घर में हो रही है, सप्तमी विभक्ति लगी। राम गृहे वसति, राम घर में रहता है। वसति मतलब रहता है,
राम गृहे बसती। अब हम आगे देखें, पुस्तक में जो अभ्यास दिया हुआ है उसको हम देखेंगे। जो पुस्तक में अभ्यास दिया है उसको हम करेंगे। जो पुस्तक में अभ्यास दिया है उसको हम करें। जैसे पृष्ठ संख्या क्या है, तुम ही लोग बताओ। 44। हाँ 44, पृष्ठ संख्या 44। अब बताओ, बालिका कंदुकेन क्रीडंती, उसमें विभक्ति कौन सी है? विभक्ति कौन सी है? कंदुकेन में विभक्ति कौन सी है? तृतीया। तृतीया। राम बालिका कंदुकेन क्रीडंती, कंदुकेन में तृतीया। और कारक कौन सा है? कारक करण कारक है। हाँ, कृषक ग्रामात आगच्छति, इसमें विभक्ति कौन सी है? ग्रामात में विभक्ति कौन सी है? पंचमी। अच्छा, और कारक कौन सा है बताओ? उपादान। उपादान कारक यस्मात् पृथक अथवा दूरम भवति, जिससे अलग होता है अथवा दूर होता है उसे अपादान कारक कहते हैं, और उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। तो ग्रामार्थ में कौन सी विभक्ति लगी? पंचमी, और कारक हो गया उपादान। उसके बाद है छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति, पठनाय में कौन सी विभक्ति लगी? चतुर्थी, और विभक्ति कारक क्या हो गया? संप्रदान। हाँ, मुनयः पर्वतेषु वसन्ति, सप्तमी। और ये कारक कौन सा होगा? अधिकरण। वेरी गुड, अधिकरण। रामस्य द्वौ पुत्रौ आस्ताम, बताओ इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। षष्ठी विभक्ति। और वो छात्रा क्या है? संबोधन। संबोधन। हाँ? इसमें देखो, वो छात्रा में तुम दोनों में संबोधन संबोधन ही लिखो। भक्ता नमंती कौन सा कारक है? कर्ता। कर्ता कारक है, प्रथमा विभक्ति। कौन बोल रहा है फोर्थ? फोर्थ पूछ रहे हो? कौन पूछ रहा है फोर्थ? अनुष्का। फोर्थ है मुनिया पर्वतेषु वसंती, रहने की क्रिया हो रही है पर्वतों पर, तो पर्वत क्या हो गया? अधिकरण। तो अधिकरण कारक और विभक्ति हो गई सप्तमी। मुनयः पर्वतेषु वसंती, तो पर्वतेषु में यहाँ पे सप्तमी विभक्ति। ठीक है, और कारक हो गया अधिकरण। अब यहाँ देखो, चुनना है तुम लोग को, चुन करके सही सही लिखना है। ठीक है, चुन करके सही सही लिखना है। डैश जिज्ञासु अस्ति। वन का 5। रामस्य द्वौ पुत्रौ आस्ताम, रामस्य में षष्ठी, राम के 2 पुत्र थे। तो ये संबंध कारक कितना आसान है, षष्ठी विभक्ति और संबंध कारक। वो यात्रा में दोनों संबोधन लिखोगे। भक्ता नमंती क्या है? भक्ता कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति बहुवचन।
भक्त लोग कर्ता कारक, ठीक है। सर्वे संस्कृतम पठेयु, क्या होगा? हाँ, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। हाँ, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, ठीक है। अब हम आगे देखें, यहाँ से चुन करके लिखना है। मेन तुम लोग को यहाँ चुनना है और लिखना है। डैश जिज्ञासु आसित, बताओ क्या होगा? बालक, बालक। जना डैश शक्तिम प्राप्नुवन्ति, आ? भोजनेन, भोजन से, भोजन, हाँ भोजनेन। आगे देखो, डैश विद्या विवादाय भवति, कलस्य। डैश त्वं वद, हे श्याम, हे श्याम, हे श्याम त्वं वद। छात्राः डैश उद्यानं गच्छन्ति, किस लिए जा रहे हैं, किस चीज के वास्ते जा रहे हैं? मनोरंजनाय, कोई प्रयोजन से जा रहे हैं, मनोरंजन के लिए जा रहे थे। ये चतुर्थी विभक्ति है, मनोरंजनम में तो द्वितीय विभक्ति लगी है। ये हो जाएगा मनोरंजनाय, छात्रा मनोरंजनाय उद्यानम गच्छन्ति, छात्र मनोरंजन के लिए उद्यान जाते हैं। जना डैश भ्रमंती, हाँ, जना उद्याने भ्रमंती, उद्याने भ्रमंती। ते डैश नमंती, इसका क्या होगा? ते अध्यापकम, अध्यापकम नमंती। नब अध्यापकाय क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे अव्यय नहीं है, ये कार्य क्रिया है, नमंती क्रिया है। नमः होता तो यहाँ पर अध्यापकाय होता, लेकिन यहाँ पर ये धातु रूप वर्ब है, तो यहाँ पे होगा अध्यापकम। ते अध्यापकम नमंती। नमः अव्यय के रूप में चतुर्थी विभक्ति लगती है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये क्रिया है, ये यहाँ पर ये क्रिया है, नमंती क्रिया है, इसलिए ये हो जाएगा कर्म हो जाएगा, तो अध्यापकम हो जाएगा। अध्यापकम, ते अध्यापकम नमंती। यहाँ यदि नमः होता तो अध्यापकाय नमः हो जाता, लेकिन नम यहाँ पे क्रिया के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर इसमें अध्यापक में द्वितीय विभक्ति वाला प्रयोग होगा, अध्यापकम। इसके बाद है सह डैश आगच्छति, सह नगरात आगच्छति, सह नगरात आगच्छति। तो ये सारा हो गया। हाँ बोलो, बोलो, बोलो अभिज्ञा, बोलो, बोलो। फर्स्ट का, ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ, फोर्थ, हाँ देखो, फर्स्ट का फोर्थ है मुनिया पर्वतेषु वसंती, मुनि पर्वत, मुनि पर्वत पर रहते हैं। पर्वतेषु में सप्तमी विभक्ति लगी है, बहुवचन, तो पर्वतेषु सप्तमी है, और सप्तमी कहाँ लगता है? अधिकरण कारक में लगता है, सप्तमी अधिकरण कारक में लगता है। और अधिकरण किसे कहते हैं? अधिकरण उसे कहते हैं जहाँ क्रिया संपन्न होती है, जहाँ क्रिया की जाती है। तो रहने की क्रिया हो रही है, रहने की क्रिया हो रही है, मुनियों द्वारा रहने की क्रिया हो रही है पर्वतों पर, तो पर्वत शब्द में सप्तमी विभक्ति लगी। आशीष सिंह, तो पर्वतेषु का हो जाएगा विभक्ति सप्तमी, और कारक हो गया अधिकरण। इसका आंसर यही हुआ। आशीष सिंह बोलिए आप, आशीष सिंह।
हाँ बोलो क्या। सप्तमी और अपादान, ठीक है मैं बता देती हूँ। सप्तमी और अपादान बता देती हूँ। अपादान कारक हो गया, उसका संबंध किससे? अपादान कारक का संबंध किससे है? पंचमी विभक्ति से। ध्रुवम पाए अपादानम, समझ गए? ध्रुवम पाए अपादानम। अपादान बता रहे हैं, बताते हैं अपादान। यहाँ पे कैमरा बोर्ड बताते हैं। ध्रुवम, पहले तुम सूत्र देखो। हाँ ये अपादानम, देखो दिख रहा है कोई? ध्रुवम पाए अपादानम, इधर से दिखते हैं, रुको। ध्रुवम पाए अपादानम, ये सूत्र है, लघु सिद्धांत कौमुदी का सूत्र है। इसका अर्थ है कि दो वस्तुओं के अलग होने पर, दो वस्तुओं के अलग होने पर जो स्थिर रहता है, जो स्थिर रहता है उसकी अपादान संज्ञा होती है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। इसका अर्थ यही है कि दो वस्तुओं के अलग होने पर जो स्थिर रहता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे वृक्ष है और वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, वृक्ष से पत्ता गिर रहा है। वृक्ष क्या है? वृक्ष क्या है? फोटो दिख रहा है? अपादान, फोटो नहीं दिख रहा है। वृक्ष है, ये वृक्ष, जैसे पत्ता गिर रहा है या आम गिर रहा है। चलो मैं आम ही गिरा लेते हैं, और आम कैसे बनेगा? वृक्ष से आम गिर रहा है, आम्रम पद्धति, बहुत सारे आम गिर रहे हैं, वृक्ष से आम गिर रहे हैं। इसमें अपादान कौन है? आगे बताओ, इसमें अपादान कौन है? अपादान कौन है? ये है अपादान। ये अपादान है क्योंकि ये गिर है, ठीक है? इसकी अपादान संज्ञा हो गई। जब हम ट्रांसलेशन करते हैं या जब वाक्य बनाते हैं तो उसी में पंचमी विभक्ति लगेगी। इसी में क्या लगेगी? पंचमी, इसी में पंचमी विभक्ति लगेगी। अपादान में पंचमी विभक्ति लगती है तो क्या लिखेंगे? वृक्षात् आम्रम पतति। वृक्ष से क्या गिर रहा है? आम गिर रहा है, तो वृक्ष शब्द अपादान हो गया। तो वृक्ष से आम गिर रहा है तो वृक्ष ध्रुव है, स्थिर है। ध्रुव तारा होता है आकाश में, ध्रुव तारा बिल्कुल स्थिर है, उसकी स्थिति कभी नहीं बदलती है, पोलर तार की। तो जो वृक्ष जो स्थिर होता है, ध्रुव रहता है, वह अपादान हो गया। और जो अलग आने वाली वस्तु हो वो तो करता है ही। तो अब यहाँ पर वृक्षात् पत्रम पतति, घर से राम आता है, घर से राम आ रहा है, घर से राम आ रहा है, घर से राम आ रहा है, तो घर क्या हो गया? अपादान।
गया, ये अपनाम हो गया। गृहात् रामः आगच्छति, गृहात् रामः आगच्छति, घर से अलग हो रहा है। तो जो स्थिर है वही अपनाम है, ये अपनाम है, वृक्ष अपनाम है, समझ गए। तो घर जो हो गया वो अपनाम हो गया। तो पंचमी विभक्ति। अब बताओ, कृषकः ग्रामात् आगच्छति, किसान गांव से आता है। कृषकः ग्रामात् आगच्छति, कृषक गांव से आता है। गांव अपदान हो गया, गांव अपदान हो गया और उसमें पंचमी विभक्ति लगी। ठीक है, अब समझ गए आशीष। अब हम अधिक पंचमी समझा दिए, अधिकरण समझते हैं। तो दो तरह से नहीं समझ में आया तो अधिकरण हम लोग अधिकरण अधिकरण बताओ, अधिकरण क्या है। 7EF हो गया 7। वहां पर क्रिया हो, वहां वो अधिकरण हो गया, वो स्थान अधिकरण हो गया। जहाँ क्रिया संपन्न होती है वहां उसे अधिकरण कहते हैं। क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। और इसमें विभक्ति कौन सी लगती है? सप्तमी, सप्तमी विभक्ति। अब ये पानी है, ठीक है, यहाँ पे नौका है। जले नौका तरती, जले नौका तरती, जल में नौका तैर रही है। तो ये क्या हो गया? अधिकरण, अधिकरण हो गया। और इस जल शब्द में क्या लगा? इस जल शब्द में क्या लगा? सप्तमी विभक्ति, अधिकरण हो गया सप्तमी। हाँ, नहीं समझ में? चलो अभी बता रही हूँ अधिकरण क्या, फिर से मैं बताती हूँ। ये जल है, नहर है, चलो भाई नहर, ये जल है, ठीक है। और इस पे नौका है, नौका, नौका तैर रहा है, जल में नौका तैर रही है। हिंदी में बता रहा है, जल में नौका तैर रही है। तैरने की क्रिया हो रही है, ठीक है। तैरने की क्रिया हो रही है तो कहाँ हो रही है बताओ? जल में हो रही है। तो जल में हो गई है तो जल क्या हो गया? अधिकरण हो गया। तो वो अधिकरण हो गया। और अधिकरण में कौन सी विभक्ति लगती है? सप्तमी। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगती है। जले नौका तरती, पर्वतों पर मुनि तपस्या करते हैं। बताओ यहाँ पे अधिकरण कौन है? पर्वतों पर मुनि तपस्या करते हैं। पर्वत क्या हो गया? अधिकरण। और इस पर्वत शब्द में कौन सी विभक्ति लगेगी? हम अभी स्कूल से पढ़ा रहे हैं तो स्कूल क्या हो गया? स्कूल शब्द अधिकरण हो गया, अधिकरण हो गया। और उसमें सप्तमी विभक्ति लगी। इतना आसान है, तो बहुत आसान है मेरे हिसाब से। तो कोई कठिनाई अब नहीं होनी चाहिए समझने में, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।